YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो ओनियन पील है, ओनियन पील यानी कि जो प्याज है उसके अंदर जो हल्की सी मेम्ब्रेन होती है, जो पतली सी मेम्ब्रेन रहती है, उसको आप लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप लोग इसमें पाएंगे कि यहां पर जो भी आप लोगों को सेल्स दिखाई दे रही है वो तकरीबन सिमिलर है। सब क्या है, बिल्कुल एक ही तरह की सेल आप लोगों को दिखाई दे रही है। हो सकता है इनके साइज में आप लोगों को डिफरेंस दिखाई दे, कोई माइनर सा डिफरेंस होगा, कोई हल्की सी छोटी है, कोई बड़ी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी जो सबकी लगभग शेप और साइज है वो आप लोगों को लगभग सिमिलर ही दिखाई देगा। अब यहां पर देखिए, ये क्या क्या चीज है जो आप देख रहे हैं। ये है सेल का ग्रुप है। बहुत सारी सेल्स है जो कि आपस में जुड़ी हुई है। और अलग कैसे हो रही है एक दूसरे से? ये हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल वाल्व है उसके थ्रू ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये अलग हो रही है। एक सेल दूसरे से अलग इस वजह से दिखाई दे रही है। तो इस इमेज के अंदर आप जो सबसे छोटी यूनिट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट आप लोग देख रहे हैं, इस तरह की एक छोटा सा इस तरीके से कंपार्टमेंट सा बना हुआ है। बीच में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इस इमेज के केस में ये जो सेल है, ये बहुत सारे सेल्स इस टाइप की मिलके क्या बना रही है, पूरे के पूरे ओनियन की स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, प्याज बनाती है इस टाइप से सेल्स मिलके इकट्ठा होकर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो छोटी सी सेल है ये किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? इसको ओनियन का बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओनियन बन रहा है इससे, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, ये छोटी सी सेल है। ये तो सिर्फ ओनियन का एग्जाम्पल है। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि किससे बनता है, सेल से ही बनता है। और किस तरह से बनेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट उसके अंदर यूनिट होगी, जो फंक्शनल यूनिट, जो लिविंग यूनिट है, वो कौन सी होती है, सेल है। जैसा कि हमारे चैप्टर का भी यही नाम है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और वो क्या है, ये सेल है। इस इमेज से ये एक्टिविटी आप लोगों को स्पष्ट हो गई है। अब सेल के बारे में हम कुछ और बेसिक सी जानकारी यहां पर लेंगे, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जो सेल है इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, कल की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1940 के अंदर 1940 में क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका आविष्कार हुआ। इसकी मैग्निफिकेशन पावर इतनी ज्यादा है कि आप छोटे से छोटी चीजों को भी बिल्कुल आराम से इससे देख सकते हैं। जब ये माइक्रोस्कोप आया, इसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक नया वर्ल्ड, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि आप लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म भी होते होंगे। लेकिन जब से ये माइक्रोस्कोप का इस तरीके से डेवलप होता चला गया, तो ये माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है ये भी ओपन हो गया है साइंस के इतिहास में। और देखिए, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको कि आप लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इसको हम नाम दे रहे हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि 1940 के अंदर 1940 में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इजाद हुआ, इसका आविष्कार होता है। इसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई और इसमें ये सामने आया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि केवल एक ही सेल से बने हुए हैं। जैसे हमने यहां पर देखा था ओनियन पील के एक्सपेरिमेंट में कि कितनी सेल आपस में जुड़ी हुई है। ओनियन पील के एक छोटे से पीस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर, आपने बिल्कुल छोटा से एक पीस लिया है, उसको माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो कितनी सारी सेल्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि पूरे के पूरे ही सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनि का क्या मतलब होता है, एक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है इसके अंदर ज्यादातर कैसे
देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो कि ज्यादातर सिंगल सेल से वो बने हुए हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, ई कोलाई है। ठीक है, इसके ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कि जो यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल से बने हुए उनको हमने क्या नाम दिया, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर इनको कहा जाता है। और यूनि का क्या मतलब है मैंने अभी आपको बताया, यूनि का मतलब होता है वन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, ई कोलाई और कुछ बैक्टीरिया। ये इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। एक तरफ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर की बहुत सी सेल इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाती है और क्या बनता है, पूरे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी कैसे बनेगी, बहुत सी सेल से मिलकर बनती है। जैसे कि किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी एनिमल, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसके अंदर क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन होगी, वो तो सेल ही होगी। लेकिन क्या एक बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक ही सेल मिलेगी? ऐसा नहीं है, करोड़ों, लाखों, अरबों की संख्या में सेल्स मिलेगी किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया है। उसके अंदर एक सेल नहीं, उसके अंदर बहुत सी सेल है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर बोलते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल से वो बने हुए होंगे। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखेंगे, यानी कि जो भी आप लोग देखते हैं, देखिए जो लिविंग वर्ल्ड है जिसके अंदर की प्लांट भी आ गए हैं और एनिमल्स भी है, उसके अलावा जो फंगी होती है, इनके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि फंगी, उसके अलावा एनिमल और प्लांट्स। ये किसके एग्जाम्पल है, ये है मल्टी सेलुलर के। इसका मतलब क्या है, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा से जो बने होंगे वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारे सामने है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ गए हैं विद एग्जाम्पल के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है बुक के अंदर, उनको आप लोग पढ़ेंगे। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म comes from a single cell। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज भी कर रहे हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि एग्जाम्पल क्या है, फंगी, एनिमल और प्लांट्स। प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब जैसे कोई प्लांट बनना जब शुरू हुआ था, बिल्कुल बनने की स्टेज पर, पहली जो स्टेज थी, तो उस पर वो क्या था, यूनिसेलुलर था, एक सेल थी। उसके बाद सेल का डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, सेल का नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ने से नए नए टिश्यू बनने लगे, टिश्यू बने तो ऑर्गन बनने लगे, बहुत सारे ऑर्गन बने तो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम बना तो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना। तो यहां पर बस यही चीज समझनी है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर क्या मतलब है कि अभी वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसने अपने जो जीवन की शुरुआत की थी वो किससे की थी, एक सिंगल सेल से की थी। जैसे कि कल भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ह्यूमन बीइंग में अगर लेंगे तो ये आप लोग देखेंगे यहां पर ये क्या है, इस तरीके से ये स्पर्म है, ये स्पर्म है।
उसके बाद जो फीमेल का होता है यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, इस तरीके से ओवम, ओवम है। और दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल सेल के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। यूनिट ये सिंगल सेल है, ये जो स्पर्म है ये भी सिंगल सेल है, ओवम है ये भी क्या है, सिंगल सेल है। दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, इनसे बनता है जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है, दोनों के जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो नई स्ट्रक्चर बनी है जाइगोट, जाइगोट भी क्या है, ये भी एक सिंगल सेल है, ये भी एक सिंगल सेल है। अब इसी सेल में बाद में सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 बनेगी इस टाइप से, ठीक है। इसमें डिवीजन चलता रहेगा और बाद में क्या होगा, पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है हमारी तरह दिखने वाला। तो यहां पर इस लाइन का यही मतलब है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो वो कहां से आता है, सिंगल सेल से ही आता है। एक लाइन और लिखी है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो वो कहां से आता है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। नई सेल की कोई अचानक से उत्पत्ति नहीं हो जाती है, पहले से ही एग्जिस्ट सेल से ही क्या बनता है, एक नई सेल की उत्पत्ति होती है। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेल है यहां पर, इसी के अंदर ये डिवीजन हुआ है तो 2 नई सेल बन गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है यहां पर, उसी में ही सेल डिवीजन हुआ, उसी से ही 2 नई सेल यहां पर बन गई है। उसके बाद देखिए सम ऑर्गेनिज्म may have different types of cell। ये चीज यहां पर समझनी है। कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि उसके अंदर बहुत सारी सेल है। अब सारी की सारी सेल यानी कि कोशिका एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा प्रकार की सेल भी मिल सकती है, ठीक है। देखने में क्या होगा, अलग अलग टाइप की दिखाई देगी, शेप साइज उनका अलग अलग होगा, ऐसे ही बहुत सी टाइप की सेल दिखाई देगी। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेंगे, अगर इंसानों का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंसानों के अंदर ही हम लोगों को बहुत सी सेल दिखाई देती है। तो यहां पर आप लोग ये जो स्पर्म देख रहे हैं ये भी क्या है, एक सेल ही है और इसकी शेप साइज आप लोग देख सकते हैं ये अलग है। ओवम का यहां पर आप लोग देखिए ये भी एक सेल है, इसका शेप साइज जो है वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा और एग्जाम्पल लेंगे, जो आरबीसी है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, ठीक है। बाइकोन के उस शेप है इसकी, तस्तरी नुमा इस टाइप की शेप दिखाई देगी किसकी, आरबीसी की, ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग देखेंगे इस टाइप की शेप दिखाई देगी किसकी, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की इस टाइप की शेप दिखाई देगी आप लोगों को। तो ये किस टाइप की शेप है, ये है ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रांच टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ये सब सेल के एग्जाम्पल है। ये नर्व सेल है, नर्व सेल हो गई इस तरीके से। जो बोन सेल है वो भी इस तरीके की दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये बताने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है वो बहुत से टाइप की हो सकती है, अलग अलग शेप और साइज की हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हर एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत से बेसिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तभी नॉन लिविंग से अलग होता है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि वो पूरा करता है। जैसे कि उसके अंदर आप लोगों को रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सर्कुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सब क्या है, ये बेसिक फंक्शन है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन की जरूरत होती है। अब ऑर्गन किससे बनेंगे, सेल से ही बने होते हैं। तो ये जो सेल है ये क्या होती है, ये उसी हिसाब से अलग अलग टाइप की होती है, क्योंकि इनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, इसलिए इनके शेप साइज के अंदर आप लोग डिफरेंस ये देख सकते हैं। तो अभी हमने एक चीज समझ ली है कि जो शेप और साइज है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ये कैसा देखने को मिलेगा, ये अलग अलग होगा। और अलग होने का कारण मैंने आपको बताया कि क्या कारण है, फंक्शन। क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो सेल के क्या होते हैं, अपने ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। उसी के हिसाब से क्या होता है, सेल का जो शेप और साइज है ये अलग अलग होता है।
अब देखिए जो ह्यूमन बॉडी है, इंसानों की बॉडी है, तो पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक जैसा काम नहीं करती है। हर एक ऑर्गन का, हर एक अंग का अपना अपना अलग अलग काम है। आंखों का काम है देखना, नाक जो है वो सूंघने के काम आते हैं, कान सुनने के, हाथ काम करने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर अंदरूनी आप लोग पार्ट भी लेंगे ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा हार्ट है इसका क्या काम है, ब्लड को पंप करना है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना। जो शरीर के लिए जो चीजें चाहिए उसको एब्जॉर्ब करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, बॉडी से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालता है। तो ऐसे ही पूरी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है, हर एक सिस्टम का अपना अलग अलग काम है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे श्रम विभाजन। काम को करने का जो डिवीजन किया गया है, जो डिवाइड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो सेल भी जो काम करती है वो किस बेस पर करती है, डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पर। डिवीजन ऑफ लेबर, समझ में आ गई ये लाइन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन जो है उनको डिवाइड किया गया है बॉडी में नेचर के द्वारा ही। और ये जो ऑर्गन है ये किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो इससे यही मतलब निकलता है कि हर एक सेल जो है वो देखने में अलग अलग शेप और साइज की है। और क्यों है, क्योंकि उनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब इनका देखिए काम अलग अलग है, सेल का जो काम है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो ये भी अलग अलग है। लेकिन कुछ बेसिक से कंपोनेंट है जो कि सभी सेल में आप लोगों को दिखाई देंगे। कुछ बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, देखिए सेल की जो बाहर की कवरिंग है, किसी भी सेल में आप लोग देखेंगे जो बाहर की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसी को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अलावा बीचों बीच न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सभी सेल में देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेल के अंदर जो एक लिक्विड भरा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ये भी सभी सेल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो तीन बेसिक से कंपोनेंट है जो कि हर सेल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सेल के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और भी कंपोनेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब यहां पर देखेंगे, आगे इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे। अभी मैंने आपको एक नया नाम लिया है जिसका कि नाम है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेली या ऑर्गेनेलस भी बोल देते हैं। तो सेल जो ऑर्गेनेली है इसका क्या मतलब है कि सेल के अंदर और भी दूसरे ऑर्गन्स या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल का क्या मतलब है, देखिए अगर आप लोग सेल की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर लेंगे, यहां पर मान लीजिए ये सेल है इस टाइप से। सेल में मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को सब सेल में सेम देखने दिखाई देगी। जो बेसिक कंपोनेंट है जो कि सब सेल के अंदर है, सबसे बाहर वाली कवरिंग, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन सभी सेल के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। अगर प्लांट सेल है तो क्या दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही एक और कवरिंग होती है जिसको कि सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद सेल के लगभग बीचों बीच, ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ही, मतलब लगभग बीचों बीच एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगी इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। उसके अलावा सेल के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कल भी हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, कुछ बेसिक कंपोनेंट जो कि सभी सेल में आप लोगों को दिखाई देंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहां पर सेल ऑर्गेनेली, कंपोनेंट ऑफ सेल। अब कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है यहां पर, देखिए कुछ और ऑर्गेनिज्म मिलेंगे न्यूक्लियर के आसपास के एरिया में। इस तरीके से एक फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलेगी, बाद में हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक ये है, रेटिकुलम है। उसके अलावा जैसे हमारा जो शूज होता है, जूता, इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके अलावा ऐसी एक फोल्डेड स्ट्रक्चर यहां पर इस टाइप से, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्जी अपरेटस।
गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस। उसके अलावा और लाइसोसोम देखने को मिलेंगे, ठीक है, लाइसोसोम देखने को मिलेंगे, वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से बहुत सी यहाँ पर और ऑर्गन भी दिखाई देते हैं। सेल के अंदर ही और ऑर्गन होते हैं और कंपोनेंट होते हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सबको ही क्या बोल देते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट ऑफ सेल कहते हैं। और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, सेल ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स इनको बोल देते हैं। इसके बाद ये जो ऑर्गन है इन सब का क्या होता है भाई, फंक्शन अलग अलग होता है। किसी का कुछ फंक्शन है, किसी का कुछ है। जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, पावर जनरेट करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, ठीक है, एटीपी की फॉर्म के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाद में पढ़ेंगे जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो है वो सेल क्लीनर का काम करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है इसको क्या करता है, सेल के अंदर उसको क्लीन करने का काम करता है, इस टाइप से। तो जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं सबका क्या है, फंक्शन अलग अलग होता है। ये चीज समझ गए उन्होंने क्या बोलते हैं, ये सेल के कंपोनेंट है, इनको बोलते हैं। अब यही चीज यहां पर लिखनी है कि ऑल ऑर्गेनेलिज टुगेदर मेक द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, वो है सेल। और कौन बना रहा है ये सेल को, ऑल ऑर्गेनेलिज टुगेदर, जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, सेल का यहां पर निर्माण करते हैं। और सेल ही क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इस तरीके से ये चीज आपने यहां तक समझी। उसके बाद देखिए सभी सेल, कोई भी सेल आप लोग लेंगे, ऑल सेल्स हैव सिमिलर ऑर्गेनेलिज। जितनी भी सेल है यहां पर, स्पर्म, ओवम, ये बन रहा है जो यहाँ पर नर्व सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फैट सेल है, उसके अलावा बोन सेल है। सबके अंदर क्या होगा, जो सेल के जो कंपोनेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस टाइप के सभी कंपोनेंट क्या होंगे, सभी सेल के अंदर ये होंगे, चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन करती हो। यहाँ पर जितनी भी सेल है सब अलग अलग फंक्शन करती हैं, स्ट्रक्चर भी अलग है, शेप भी अलग है, लेकिन जो सेल के जो कंपोनेंट है, जो सेल के अंदर के ऑर्गन है, वो सबके क्या मिलेंगे देखने को, सेम ही ऑर्गन यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए कुछ बेसिक कंपोनेंट पढ़ चुके हैं वैसे हम लोग। बेसिक कंपोनेंट है मतलब कि जो सभी सेल के अंदर आप लोगों को दिखाई देंगे। एक बार फिर से नोट कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो आउटर कवरिंग है वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है, इसी को दूसरा नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों सेम है, याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस, और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड जो है यहां पर न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद हम एक बेसिक कंपोनेंट के अंदर ही बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।